पहले हम बात करते हैं कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। देखो इसका आप एक फॉर्मूला सीखोगे और वो फॉर्मूला आपको याद करना होगा। तो पहले हम फॉर्मूले पे जाएं, उससे बढ़िया इसको बेसिक डेफिनेशन समझो कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है कि फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट मतलब जब एटम ने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, उस केस में उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और एक कंपाउंड बनाने के बाद जब हम उसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसी के डिफरेंस को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, फॉर्मल चार्ज के नाम से जानते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, लेट्स से हम बात करते हैं कार्बन की, ठीक है। तो आप सभी जानते हो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन जब अकेला है तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलो अब कार्बन का कोई कंपाउंड बनाते हैं। लेट्स से आपने कार्बन से CO2 बना दिया। जब CO2 बनता है, अब आप इतना सीख चुके हो, मैं आपको सिखा दिया है कि न्यूट्रल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्ड होता है ना। तो यहाँ पर आप देखो कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किए। ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किए, ये है ना। तो आप देखो कार्बन के पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, माइनस ये जो बॉन्ड है इसके दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, आधे आधे काउंट होंगे दोनों में। देखो 1 2 3 4 4 माइनस 4, यहाँ पे कार्बन का फॉर्मल चार्ज कितना है, 0। कितना है, 0 है ना। इसी तरह आप ऑक्सीजन के ऊपर भी फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, है ना भाई। 6 में से 2 शेयर की, 4 बच गए, 1 2 3 4 5 6। अब भी इसके पास 6 ही है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज भी कितना है, 0 है। ठीक, अब जरूरी नहीं फॉर्मल चार्ज 0 ही आए। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। मैं आपसे बात कर लेता हूँ SO3 को लेकर, है ना। SO3 तो ध्यान से समझना, आप सभी जानते हैं सल्फर के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने आपको इसकी करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी सिखाई थी लास्ट क्लास, है ना। तो आप ध्यान से देखो, अगर हम SO3 की करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा लाइक दिस। तो यहाँ सल्फर ऑक्सीजन दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। इस ऑक्सीजन के पास अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब सल्फर जो है इस ऑक्सीजन के साथ अगर डबल बॉन्ड बना लेगा, तो मैं बताया था ऑक्टेट सल्फर का फिर एक्सपेंड हो जाएगा, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यहाँ पर बनेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर ने ही शेयर किए हैं लाइक दिस। ऑक्सीजन ने कुछ भी शेयर नहीं किया, तो इस ऑक्सीजन के पास अपने कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, समझे बात को, आराम से डिटेल में समझो, तभी आपको मजा आएगा, तभी आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। ये आपको समझ में आता है। ये हो गई इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब आप देखो, मुझे मान लो सल्फर पे फॉर्मल चार्ज निकालना, तो देखो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 माइनस। अब देखते हैं यहां सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो 1 2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के थे लेकिन अब शेयरिंग में जा चुके हैं, तो सल्फर के केस में एक ही काउंट होगा, यहाँ पे भी एक काउंट होगा। तो देखो 6 माइनस 4, यहाँ सल्फर का फॉर्मल चार्ज कितना है, +2 है। कितना आ चुका है, +2। उसके पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन होते थे, लेकिन इस कंपाउंड की लुईस डॉट स्ट्रक्चर में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। इसका मतलब इसका फॉर्मल चार्ज कितना है, 2 है। आओ इस ऑक्सीजन से बात करते हैं, इस वाले ऑक्सीजन से। इस ऑक्सीजन के पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, माइनस। अब कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो अपने हैं और एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का आ गया भाई। 2 इलेक्ट्रॉन डाले थे सल्फर ने शेयरिंग में, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में काउंट होगा। तो देखो 6 माइनस 7, इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, -1। ये ऑक्सीजन सेम है, इसका भी -1 आएगा। इस वाले ऑक्सीजन का निकालो, इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में पहले भी 6 इलेक्ट्रॉन थे और अब 1 2 3 4 5 6 6 हैं, इसका फॉर्मल चार्ज 0 होगा। तो आप देखो इस तरह से इस कंपाउंड में आप तीनों का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। एक और चीज आपको साफ साफ दिख रही होगी कि नेट फॉर्मल चार्ज का सम अगर आप करो, +2 0 -1 -1, जितना उस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसलिए फॉर्मल चार्ज का जो नेट सम है वो भी कितना आ रहा है, 0। तो बहुत आसान है फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना। अब आप इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप सबसे पहले उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, जिस एटम पे आप फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो, तो V थे, माइनस, ठीक है। अब आप उसकी लुईस स्ट्रक्चर में जा रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो, बताओ डिफरेंस देखो। एक तो आप देख रहे हो उसके पास कितने लोन पेयर्स हैं, ठीक है। देखो आपने कहना 1 2 3 4 5 6, और उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 3 × 2 6, समझ रहे हो, 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि, और साथ में जितने बॉन्ड पेयर्स हैं हर बॉन्ड पेयर का 1 इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हो। देखो
ये एक बॉन्ड बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन काउंट किया, दो बॉन्ड बनाए थे तो इसके दो इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं। तो ये बन गया आपके पास फॉर्मूला फॉर्मल चार्ज। कुछ नहीं है, आप बेसिक डेफिनेशन समझ लो, फिर उसके बाद फॉर्मूला याद रख लो, भूल भी गए तो आप फॉर्मूला बना सकते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप 11th क्लास में हैं तो आपको इसी तरीके से मूव करना चाहिए, इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। क्लियर है? तो ये शुरू करते हैं। देखें, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इन फ्री स्टेट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड टू इट इन इट्स लुईस डॉट स्ट्रक्चर। उसकी फ्री स्टेट में और उसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, फ्री स्टेट में और उसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज। और ये रहा आपका फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया, V-2 इंटू LP माइनस BP। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -2 इंटू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ये आपके एग्जांपल्स हैं। आओ कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए और बताते हैं आपको कैसे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं ओजोन का। ओजोन O3 होता है, ठीक है। अब देखो, आपको इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी होगी, कोई बात नहीं, हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। तो भाई मेरे पास 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन इस तरह से, सभी के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए, 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए, 1 2, ठीक है। अब इसके पास कितने बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन। इसके देखो 1 2 3 4 शेयर हो गए, इसके पास 1 बच गया, 1 2 3 4 इसके पास बच गया। अब आप देखो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए, 10 हो ही नहीं सकते ना, इसलिए ये इसकी करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं है। तो बताओ करेक्ट क्या होगी? हाँ, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सहारा लेंगे तो आप खुद समझो, आप धीरे धीरे आप परफेक्ट होते जाओगे इन चीजों के अंदर। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मान लो इस ऑक्सीजन ने और इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और डबल बॉन्ड बना लिया। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और मेरे दोस्त इसके पास भी 4 बचे हुए हैं। तो अब ये क्या करेगा? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में शेयरिंग में डाल देगा। देखो 6 में से 2 यहाँ काम में आए, 2 यहाँ काम में आ गए, 2 इसके पास बच गए, है ना। इसने तो कुछ काम ही नहीं लिया अपना, तो इसके तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बचे हुए हैं ना। चलो अब काउंट करते हैं, इनकी मार्किंग करते हैं। ये ऑक्सीजन 1 है, ये ऑक्सीजन 2 है, ये ऑक्सीजन 3 है। तो अब बात करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन O1। फॉर्मूला लगा कर लगता है, बताओ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास होते हैं? 6 होते हैं। माइनस कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है, तो 2 इंटू 2। माइनस कितने बॉन्ड पेयर है? एक बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड पेयर। तो यहाँ 2 बॉन्ड पेयर है तो 6 - 4 - 6, फर्स्ट ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज है 0। कितना है? 0। चलिए बात करते हैं दूसरे ऑक्सीजन पे, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2। आइए देखें कितना है। तो फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, 6 तो होते ही ऑक्सीजन में, माइनस गिनो कितने लोन पेयर? एक लोन पेयर, तो 2 इंटू 1, माइनस कितने बॉन्ड पेयर? 1 2 3, 6 - 5 कितना आ गया? +1। इसी तरह आप कैलकुलेट करो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3। तो अगर हम O3 पे बात करेंगे तो O3 के केस में क्या होगा? आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, माइनस लोन पेयर कितने हैं? 3, तो 3 इंटू 2 और बॉन्ड पेयर कितना है? 1। तो देखो आंसर आ गया -1। मॉलिक्यूल न्यूट्रल है ना, तो सबके फॉर्मल चार्ज ऐड करो, 0 + 1 - 1, टोटल आंसर वापस से कितना मिल गया आपको? इसे कर सकते हैं। देखो SO3 मैंने आपको बताया ही, है ना, और कर सकते हो, बहुत है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कोई कमी ही नहीं है, आप आराम से फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं NO3- का, ठीक है। तो पहले बनाते हैं इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन कैरी करेगा, ठीक है। तो देखें ये नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन को आपको कनेक्ट करना है, जिनमें से एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस चार्ज की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका होगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के साथ ऐसे शेयर कर लेगा और बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास एज इट इज बच जाएंगे, कोई भी एक ऑक्सीजन, ठीक है। अब बाकी के 2 ऑक्सीजन तो न्यूट्रल है, ठीक है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 1 शेयर कर लिए, बचे 4। अब जो 4 बचे उनमें से क्या कर सकता है? 2 यहाँ शेयर कर सकता है, 2 यहाँ शेयर कर सकता है, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन ने शेयर किए होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन ऐसा करते ही क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑक्सीजन का ऑक्टेट बढ़ जाएगा, मतलब ऑक्टेट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो लुईस के हिसाब से पॉसिबल नहीं भाई, आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, तो पॉसिबल है ही नहीं। तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा?
नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब गिनो, तो इस ऑक्सीजन ने, देखो इस वाले ऑक्सीजन ने कुछ भी शेयर नहीं किया, तो इसने कुछ शेयर नहीं किया है, तो इसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास एज इट इज रखे हुए हैं। चलिए फिर से मार्किंग कर देते हैं, O1 O2 O3 और नाइट्रोजन नाइट्रोजन है ही। अब आप कैलकुलेट करो फॉर्मल चार्ज। तो अगर हम फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन कैलकुलेट करें, आप करोगे? चलो आप करो, स्ट्रक्चर ने बता दिए, कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से भी क्या होगा फॉर्मल चार्ज। हो गया कैलकुलेट? तो देखें बहुत आसान है, बड़े आराम से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के लिए अभी बहुत ज्यादा लोड मत लेना, क्योंकि अभी आपने सभी कंपाउंड के स्ट्रक्चर नहीं पढ़ी है, इसलिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ठीक से बनाना नहीं आता है। ठीक है, आप जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आप कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर ये सब सीखते जाओगे, आप अपने आप से लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया करोगे। बहुत बड़ा काम नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई टेक्निक्स कोई ट्रिक्स यूज मत करना लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। कॉमन सेंस है, आपको एक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग आती है, वो आप सीख लोगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी इसीलिए है। तो इस चैप्टर के लास्ट में आप दोबारा से लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करना, आप आराम से प्लॉट कर पाओ। बस आपको ध्यान रखना है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते टाइम हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। हर एक का नहीं हो पा रहा है तो मैक्सिमम एटम्स का ऑक्टेट हमको क्या करना होता है? कंप्लीट करना होता है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज निकालूं तो वो कैसे कितना आएगा? देखो 5 इलेक्ट्रॉन वैसे होते हैं इसके पास, माइनस 1 2 3 4 और 5 माइनस 5 आ गया 0। ये फॉर्मूला लगा लो, V माइनस 5 हो गए 2 इंटू लोन पर तो है नहीं, और बॉन्ड पर कितने? 1 2 3 4। कुछ गलती कर दी क्या मैंने? अच्छा मैंने 5 काउंट कर लिया, सॉरी। 5 माइनस 4, सॉरी। ठीक है, तो 5 माइनस 4, 1 2 3 4, तो कितना आ गया? +1। ठीक है, अब अगर आप O3 पे निकालो, O3 तो O3 पे निकाल लो भाई, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ 7, तो इस पे आ गया -1। O2 पे निकालो तो 6 माइनस और 1 2 3 4 5 6 0। इस पे निकालो O1 पे तो 6 माइनस 1 2 3 4 5 6 और एक एक्स्ट्रा है तो -1। ठीक है, तो इस तरह देखो सबको ऐड करो, +1 -1 0, माइनस इस पे -1 चार्ज है, तो यहाँ पर आप हर एक एटम पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है ना? तो बस यही होता है आपका फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज आपको कैलकुलेट करना क्यों आना चाहिए? क्योंकि फॉर्मल चार्ज की हेल्प से आप ये डिसाइड कर सकते हो, अगर आप एक ही मॉलिक्यूल की 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाओ, या आपके पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, या आप ऑर्गेनिक के अंदर यूज करोगे, तो आपके पास एक ही मॉलिक्यूल के अगर 2 स्ट्रक्चर्स है, तो उनमें से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है, ये आप फॉर्मल चार्ज के थ्रू पता कर सकते हो। ठीक है, तो बस यही इसका यूज होता है। देखो मैं आपको इसका, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कि असाइन फॉर्मल चार्ज टू द फॉलोइंग स्पीसीज, देयर आर नो फॉर्मल चार्जेस प्रेजेंट फॉर सर्टेन ऑफ दिस स्पीसीज, सो इंडिकेट। अगर किसी पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है तो वो भी इंडिकेट करो, और सबके लिए आपको फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट करना है। तो वीडियो पॉज करें एक बार और इनको ट्राई करना है। ठीक है, मैंने ज्यादा पॉज कर दिया, वीडियो पॉज करके आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं। कर लिए? ये वाला नहीं, ये मैं बताता हूँ, ये तो स्ट्रक्चर्स हैं इसलिए। यहाँ देखें, अब आप क्लोरीन देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिख रहा है आपको? इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्टेट में। तो ये ऐसा नहीं कि गलत स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर है इसकी, यही इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। इसका रीजन क्या है कि लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। तो दुनिया के सारे कंपाउंड लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अभी आप पढ़ने वाले हो थोड़ी देर में कि कुछ ही कंपाउंड जो लुईस ऑक्टेट रूल को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, बाकी कंपाउंड्स नहीं करते हैं, इसलिए तो लुईस थ्योरी फेल हुई। वरना हमें आज आगे किसी और थ्योरी की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। चलिए, तो आप ऑक्सीजन यहाँ फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 7 1 2 3 4 5 6 7, इस क्लोरीन पे तो आएगा 0, क्योंकि देखो 7 इसके पास वैसे होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, हर बॉन्ड से 1 इलेक्ट्रॉन आया, 1 2 3 4 5 0। ये ऑक्सीजन निकालो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 0। ये ऑक्सीजन 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस पे आएगा -1। ये ऑक्सीजन 6 खुद के पास होते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6, इस पे भी 0, इस पे 0, इस पे 0, इस पे 0, -1, ओवरऑल -1। वो आप कर लोगे कैलकुलेटर। ठीक है ना? यहाँ देखें 6 - 6 0, 6 - 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, तीनों पे फॉर्मल चार्ज 0 है। BF4 माइनस बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ देखो कितने हो गए, 1 2 3 4, -1। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बस मैं आप कंफर्म करवा रहा हूँ कि आपका आंसर क्या आना चाहिए। अभी मैं सोच रहा हूँ आपने इतना जल्दी सॉल्व कर दिया। ओ भाई, मुझे सॉल्व नहीं करना, सॉल्व आपको करना है, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है,
7 1 2 3 4 5 6 7 0 7 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 -1 यहाँ देखें ये नाइट्रोजन है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस, यहाँ कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 -1 5 होते हैं 1 2 3 4। अब देखो ये नाइट्रोजन जो है ना 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं 5। अब यहाँ पर इसने क्या किया, 2 यहाँ शेयर कर लिए 2 यहाँ शेयर कर लिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएगा जो यहाँ दिखाई नहीं गया है। एक्चुअली जो माइनस है ना ये वाला माइनस, ये माइनस इसमें से किसी एक नाइट्रोजन पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अब इसके पास गिनो तो 5 माइनस 1 2 3 4 5 6 इस पे -1 है, और इस वाले नाइट्रोजन पे गिनो 5 माइनस 1 2 3 4 5 6 इस पे भी कितना आ चुका है 6। तो सभी पे -1 आ गया, वो पॉसिबल नहीं है ना, सभी पे -1 आ गया। दैट मीन्स ये इसकी करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ये इसकी करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो एक बार दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं, इसने गलत बनाया स्ट्रक्चर को, बट अब जो इसने दिया है उसके हिसाब से निकालते हैं। तो देखो इस वाले पे -1 आएगा, 5 माइनस 1 2 3 4 5 6 इस पे आएगा +1, क्योंकि जो इसने दिया है मैं उसके हिसाब से बना रहा हूं। वैसे एक्चुअली तो एक इसके पास लोन पेयर होना चाहिए था, उसने नहीं दिया है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो 5 में से 1 2 3 4 +1 और 5 में से 1 2 3 4 5 6 इस पे आ गया -1। देखो +1 -1 0 और एक चार्ज आ गया है -1, ठीक है। चलिए ऐसे देखें यहां पर आए, फॉर्मल चार्ज निकालो तो 5 होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हाँ ये गलत स्ट्रक्चर है, क्या करूं, जो इसने दिया मैं तो उसके हिसाब से निकाल रहा हूं, ठीक है। तो 5 माइनस 7 इस पे आ गया -2, इस पे गिनो 5 होते हैं 1 2 3 4 5 माइनस 4 +1 1 2 3 4 5 0 -2 +1 -1, ये आ गया फॉर्मल चार्ज। तो जैसा दिया है आपको दिमाग लगाना, उसी स्ट्रक्चर का निकालना है। ये देखो 6 होते हैं 1 2 3 4 5 6 0, 5 होते हैं 1 2 3 4 +1, 6 होते हैं 1 2 3 4 5 6 0। तो ये आपके पास इन सबके फॉर्मल चार्जेस हैं, ठीक है। चलिए, which of the following compounds does not contain -1 formal charge on any of oxygen atom? तो ये सबके मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं आपके लिए। ओजोन आपने देख ही लिया है, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2। H3PO4 देखो फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स मैं आपको आगे बनाना सिखाऊंगा। और तो ऑक्सीजन है, न्यूट्रल ऑक्सीजन होता है, एक तो डबल बॉन्ड बनाता है और बाकी के 3 इसके साथ OH ग्रुप होते हैं, लाइक दिस। ऑक्सीजन गिन लो, 2 शेयर कर लिए 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब आप सबके फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। HNO3 भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन के साथ 1 2 3 4 5 6 और एक OH 1 2 3 4, ठीक। अब बोलो सर हमें कैसे पता है बनेगा, तो मैंने आपको सिखाया, देखो आप बना सकते हो। भाई नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एसिड्स हैं, इनमें एक OH ग्रुप तो होगा ही होगा एटलीस्ट। जितने हाइड्रोजन है जैसे यहाँ है, अब ये स्ट्रक्चर मैं आपको और आगे सिखाता चलूंगा, ये आप यूज करते। मैंने आपसे क्या बोला, लुईस ड्रॉट स्ट्रक्चर की चिंता आप चैप्टर के लास्ट में करना, अभी मत करना, ठीक है। तो एक तो OH ग्रुप होता है इसमें, तो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो एक यहाँ काम में आ गया है ना, एक तो आ गया O के साथ सिंगल बॉन्ड बना के इस तरह से। अब 4 बचे, तो 4 में से अगर मैं दोनों डबल बॉन्ड बना दूंगा तो फिर से नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, उसका रीजन होता है, अभी आप देखोगे आगे चलकर, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किए और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब आप इनके लिए फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। ऐसे ही N2O5, N2O5 में क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और इस तरह से आप इसकी, अब देखो 1 2 3 4 5 6, 2 यहाँ हुए 1 2 3 4, 2 यहाँ हुए 1 2 3 4 और 2 यहाँ 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आपके पास N2O4 है, सॉरी N2O5 में क्या होगा, एक ऑक्सीजन बीच में और आएगा। मैं थोड़ा ऐसे बना रहा हूँ उसको, है ना, समझ जाना। 1 2, ये आपके पास N2O5 की स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया आपको, अब आपको इनका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मल चार्ज का मेन एप्लीकेशन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा, आप वहां पर इसको यूज करेंगे जब आप अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। तो आपको पढ़ाया जाएगा, वहां इस चीज का नाम लेंगे, तो आपको तो पता होना चाहिए कि फॉर्मल चार्ज एक्चुअली क्या होता है। क्लियर है, फंडा समझ में आ गया। चलिए, फंडा समझ में आ गया तो हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक्सेप्शंस टू लुईस ऑक्टेट रूल। कैसे, कौन कौन से, भाई हमने क्या बोला, लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस रूल ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट कंबाइन होता है, कंपाउंड बनाता है, तो किस लिए बनाता है
कि वो अपना क्या कर सके, ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है या फिर शेयर कर लेता है। तो लुईस के हिसाब से जो कंपाउंड या जो एलिमेंट जिन कंपाउंड्स में काम नहीं हो रहा है वो कैसे होने चाहिए, अनस्टेबल होने चाहिए लुईस के हिसाब से ना। बट ऐसा नहीं है, ऐसे कई कंपाउंड्स जो लुईस रूल को फॉलो नहीं करते और बढ़िया अच्छे खासे स्टेबल हैं, इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और काम में लिए जाते हैं। तो ये देखते हैं क्यों आपका लुईस ऑक्टेट रूल फेल हुआ और ये उसके मेन रीजंस हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, भाई लुईस के हिसाब से जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन देखें आपको मैं कंपाउंड से मिलवाता हूं, BCl2। बी बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन में 7, दोनों आपस में शेयर करेंगे। इस तरह से इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स। लुईस के हिसाब से कितने होना चाहिए, 8। तो ये अनस्टेबल होना चाहिए। लेकिन ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, गांव का बच्चा जानता है कि BCl2 एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही आपके पास BH2 होता है, उसके वैलेंस शेल में भी सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप आगे चलो, बोरोन ट्राइफ्लोराइड्स जैसे BF3 हो गया, BCl3 हो गया, इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। आपके पास AlCl3 हो गया, AlBr3 हो गया, AlI3 हो गया, एल्यूमिनियम मेटल है, इसके वैलेंस शेल में देखो Al3+ से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, AlBr3 में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, AlI3 में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ऑल द एल्यूमिनियम एक मेटल है और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नॉन मेटल है, बट आप आगे चल के एक फिनोमिना पढ़ोगे जिसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। उसकी वजह से क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो अभी तो आप मुझ पर भरोसा रखें। एल्यूमिनियम के हैलाइड्स की अगर मैं बात करूं तो AlF3 आयोनिक है। कौन है, AlF3। इनमें से सिर्फ AlF3 आयोनिक होता है, AlF3 इज आयोनिक इन नेचर, जबकि ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों कोवेलेंट होते हैं, ठीक है। तो इनके पास देखो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, हाइपोवेलेंट। लेकिन AlF3 नेचर में कैसा है, आयनिक है, ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ Al3+ एंड F-। तो आप Al3+ देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2s2 2p6, देखो ऑक्टेट कंप्लीट। F- का भी क्या बनेगा, 2s2 2p6, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। सो जो टेक अवे पॉइंट है, सो AlF3 इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जो आपका AlF3 होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। AlCl3, AlBr3, AlI3 सबके सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन AlF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता है क्योंकि वो एक आयनिक कंपाउंड है, तो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और आयंस की फॉर्म में उसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलिए, तो ये पहली बात, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। नेक्स्ट है हाइपोवेलेंट, यानी जिनका ऑक्टेट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो आप यहां लिख सकते हैं, इसके लिए तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि स्पीसीज हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस, वो स्पीसीज के वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स, कंपाउंड्स विद एक्सपेंडेड ऑक्टेट, तो ये क्या होते हैं, ये वो स्पीसीज होती हैं, स्पीसीज हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस। तो वो स्पीसीज जिनके ऑक्टेट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरवैलेंट बोलते हैं। अब ऐसे भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, तो एक लाइन से इनको सेपरेट कर लेते हैं। ये तो हो गया इनके लिए। चलिए बात करते हैं हाइपरवैलेंट कंपाउंड। जैसे आपके पास हो गया PCl5। PCl5 का आप देखो तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हर क्लोरीन क्या कर रहा होगा, फास्फोरस के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में। लुईस ऑक्टेट रूल के हिसाब से कितने होने चाहिए, 8, यहां कितने हैं, 10। मतलब ये भी लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। मैं आपसे बात करूं SF6 के बारे में। SF6 को देखो तो सल्फर, फ्लोरीन, 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 एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे है।
तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ऐसे आपके पास कंपाउंड बनता है IF7। IF7 की बात करोगे तो आयोडीन, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन और फ्लोरीन। 7 2 यहाँ पर क्या है 14 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में। तो इन तीनों ही केसेस में क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स विद एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ये भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, लेकिन ये सभी फेयरली स्टेबल हैं। लुईस रूल को फॉलो करने वाला ये नहीं कि वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तो ये चीज सिखा रहे हैं कि हम हैं। लुईस रूल क्या है, पूरी तरह से सही नहीं है। ये लुईस रूल के या लुईस थ्योरी के फेलियर के बहुत बड़े रीजंस हैं जिन कंपाउंड से मैं आपको मिलवा रहा हूं। ये देखें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, नाम से पता लग रहा है ऑड इलेक्ट्रॉन, जिनके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो स्पीसीज हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑड इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो आप उनको कभी भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इवन में कैसे बदल दो, नहीं बदल सकते ना। जैसे आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे NO, जैसे आपके सामने NO2, जैसे आपके सामने है ClO2। इनकी अगर मैं आपसे बात करूं तो NO के केस में देखो 7 और 8 15 इलेक्ट्रॉन है, या वैलेंस शेल में गिन लो, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में होते हैं। NO2 5 नाइट्रोजन में और 6 12, 17 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। क्लोरीन में 7, 12 और 7 19 इलेक्ट्रॉन्स, 19 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो ये आपके पास क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती है। कॉपी करें। चलिए फिर देखें, एक और टाइप ऑफ स्पीसीज होती हैं जो लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती हैं, होते हैं केटायंस विद स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। तो देखिए आपके पास दो तरह के केटायन होते हैं, एक वो केटायन जिनके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक वो जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें तो हम बोलते हैं केटायंस विद इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। तो देखो जैसे आपके पास हो गया Na+ हो गया, है ना, K+ हो गया, इनके वैलेंस शेल में क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो इन्हें हम बोलते हैं केटायंस विद इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, इसी तरह पर दूसरे केटायन जैसे Zn2+ हो गया, जैसे आपके पास Cu+ हो गया, इनमें आप काउंट करो तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 3d10 4s2। जब Zn2+ बनेगा तो उसके 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 3d10, तो 3d से पहले 3p में 6 होंगे और 3s में 2 होंगे। तो इसके वैलेंस शेल में आप देखो 10 + 6 + 2 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन केटायंस के वैलेंस शेल में क्या होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन वैलेंस शेल। तो ऐसे केटायंस को हम बोलते हैं केटायंस विद स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। समझ पा रहे मेरी बात को? तो ये वो केटायंस जिनका स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन होता है, और ऐसे केटायंस के अंदर वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो ये फिर से लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लुईस के हिसाब से वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, लेकिन है कितने 18, इसलिए ये भी लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो इनका आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। लुईस थ्योरी इनके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, इसलिए इस थ्योरी को हमने क्या कर दिया था, डिस्कार्ड कर दिया। लुईस ऑक्टेट रूल हर जगह पर काम नहीं करता है। चलिए, लुईस ऑक्टेट रूल क्या होता है ये आपने सीख लिया, कौन से मॉलिक्यूल फॉलो करते हैं कौन से नहीं करते ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम चल रहे हैं आगे और एक और बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ लुईस एसिड बेस थ्योरी या फिर लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। लुईस के ऑक्टेट रूल के हिसाब से हमने दो तरह की स्पीसीज डिफाइन की, एक लुईस एसिड्स और एक लुईस बेसिस। लुईस एसिड्स वो स्पीसीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर लेती हैं, सिंपल फॉर्म में बोलें तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। ऐसी कोई भी स्पीसी, एटम, आयन, मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है उसे हम लोग एक लुईस एसिड बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक लुईस बेस बोलते हैं। तो ये बात करते हैं लुईस एसिड बेस थ्योरी की।
लुईस एसिड्स, दीज आर द स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अदर स्पीसीज। जो दूसरी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन पेयर ले सके उन्हें हम लोग किसके नाम से जानते हैं? लुईस एसिड्स के नाम से जानते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी स्पीसी को लुईस एसिड की तरह काम करना है तो उसके पास क्या होने चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल होगा उसी के अंदर तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को अकोमोडेट करेगा। तो यहां पे आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं एज द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर which it will accept will be accommodated in vacant orbital। चलिए, तो ये किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा तो लुईस एसिड है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा वो क्या होगा? लुईस बेस होगा। तो लुईस बेसेस क्या होते हैं? दीज आर द स्पीसीज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अदर स्पीसीज। तो विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू, विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू अदर स्पीसीज, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लुईस बेसेस बोलते हैं। ठीक है, अब लुईस बेस की तरह काम करने के लिए कंडीशन है। हाँ, पहले तो आपको पता ही है कि उसके अंदर लोन पेयर होने चाहिए। लोन पेयर होने के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए? उस जो एटम है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फॉर अ स्पीसी टू एक्ट एज लुईस बेस द ऑक्टेट ऑफ डोनर एटम शुड बी कंप्लीट। इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूं। देखो जैसे आपके पास एक कंपाउंड होता है CCl2, तो CCl2 में भाई कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर किए, बाकी के 2 बच गए। तो देखो CCl2 के पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन अगर आप काउंट करो तो इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। So in spite of having an electron pair, it can't act as a Lewis base, as the octet of carbon atom is not complete। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक चीज समझनी कि लुईस एसिड क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं, और लुईस बेसेस क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। किसी भी स्पीसी को लुईस एसिड की तरह काम करना है तो उसके पास खाली ऑर्बिटल होने चाहिए, और किसी स्पीसी को लुईस बेस की तरह काम करना है तो एक तो उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए और दूसरा उसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। फिर देखें फर्दर, जब भी एक लुईस, अब ये चीज आप इसके नीचे लिखना, मैं यहां लिख रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं इसलिए, कि coordinate bond is formed as a result of Lewis acid and Lewis base interaction। तो जब भी एक लुईस एसिड लुईस बेस से रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जैसे देखो आपके पास मान लो कोई भी एक लुईस एसिड है A, ठीक है, ये लुईस एसिड है, और एक दूसरा है कंपाउंड B जो कि एक लुईस बेस है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करेगा, तो यहां पर क्या होगा? A से B के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसका मैं अगर आपको जीता जाता एग्जांपल दूं तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी आप और आगे चल के भी देखोगे बोरोन के पास एक खाली ऑर्बिटल होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बोरोन जो है लुईस एसिड की तरह काम करेगा। दूसरा अमोनिया में NH3 है, तो देखो इसके पास 5 थे, 3 शेयर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, तो अमोनिया की आप बात करो तो देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 6 और 2 8, तो ये यहाँ लुईस बेस की तरह काम करेगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और इस तरह से क्या होगा? बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो जब एक लुईस एसिड और लुईस बेस आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो इनके बीच में जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम लोग एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशन प्रोडक्ट,
या फिर हम इन्हें एडक्ट के नाम से जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखनी है, कॉपी करें। फिर चलते हैं टाइप्स ऑफ लुईस एसिड्स की तरफ। चलिए तो अब देखिए, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं टाइप्स ऑफ लुईस एसिड की तरफ। तो कौन कौन से कंपाउंड लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं, तो बहुत ध्यान से आप सीखें, रटने की जरूरत नहीं है, समझते हुए चलें केसेस को, आपके काम में आते रहेंगे आगे, फिर आप अपने आप इनको याद हो जाएंगे। लोड लेने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहला आपके पास होते हैं मेटल कैटायंस एंड H+। आप कोई भी मेटल कैटायन देख लो, कोई भी मेटल कैटायन, उसके पास क्या होंगे, वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, जैसे मान लो बात करते हैं सोडियम की। बताओ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, ये होता है 2s2 2p6 3s1 है। अब देखो वैसे आप थर्ड शेल में आ चुके हो, थर्ड शेल में 3s में एक इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 3p भी खाली पड़ा होगा, 3d भी। एक बार आप शेल में एंटर कर गए, आप थर्ड शेल में आ गए, तो आप 3s 3p 3d तीनों को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी तो आप देखो Na से अगर बना Na+, देखो एक इलेक्ट्रॉन 3s से जाएगा, तो 2s2 2p6 और अब इसका 3s कैसा पड़ा होगा, खाली। तो ये क्या कर सकता है, अगर कोई स्पीसी इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आएगी तो ये उसमें इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। जैसे आप बात करो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब H से H+ बनेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा और ये 1s ऑर्बिटल कैसा होगा, खाली होगा। तो जितने भी मेटल कैटायंस हैं और H+ जो है वो किसकी तरह काम कर सकता है, लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। तो क्या देखो, क्या सभी तरह के कैटायंस लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं, उसका आंसर होगा नो। क्यों, आप देखो NH4+ एक कैटायन है, बट ये कांट एक्ट एज लुईस एसिड, ये लुईस एसिड की तरह काम नहीं कर सकता। रीजन बड़ा आसान है भाई, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p3 2s2 2p3। चलो यहां नाइट्रोजन में मान लेते हैं प्लस चार्ज आ गया, तो 1 2 3 4, नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे सिर्फ, ठीक है। अब देखो इसके पास कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है, नो वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये कैटायन तो है, लेकिन ये लुईस एसिड की तरह काम नहीं कर सकता है। तो इस चीज को आप समझें, कब ये लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है और कब नहीं। हर कैटायन लुईस एसिड की तरह काम करे जरूरी नहीं है। जिसके पास खाली ऑर्बिटल होगा, एक ही कंडीशन है, खाली ऑर्बिटल है तो वो लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। समझ में आया। चलिए देखिए सेकंड, हाइपोवेलेंट कंपाउंड या फिर जिन्हें आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। हाइपोवेलेंट या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, तो इनको आप देख ही चुके हो पहले ही। ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल में क्या होते हैं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बहुत सारे एग्जांपल है। एग्जांपल हो गए जैसे आपके पास BCl2 हो गया, एग्जाम्पल जैसे आपके पास BH2 हो गया, जैसे आपके पास AlCl3 हो गया, आपके पास AlBr3 हो गया, आपके पास BF3 हो गया। ये सभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड से आप देखो, मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। जैसे मान लो BF3 का एग्जांपल लेता हूं, तो बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2s2 एंड 2p1। अब देखो ये तो ग्राउंड स्टेट है, ये मैंने आपको फंडामेंटल्स में सिखाई थी। अब ये जाएगा अपनी एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके कहां पहुंच जाएगा, आगे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 फ्लोरीन एटम जो हैं इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं लाइक दिस, तब भी इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल बच गया है। तो क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ये किसकी तरह काम कर सकता है, लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। आप कोई और एग्जांपल ले लो, AlCl3 ले लो, तो एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 3s2 एंड 3p1। एक्साइटेड स्टेट में वो 3s में एक और 3p में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे बोरोन है वैसे यहाँ पर देखो आप 3p में आ चुके हो, पहली बात तो ये ऑर्बिटल खाली, और 3p के बाद थर्ड शेल में होना, आप थर्ड शेल में आ गए तो आप 3s 3p 3d तीनों को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा देखो, इसके अलावा ये और आपके पास क्या खाली हैं, ऑर्बिटल्स खाली हैं। तो यहाँ पर AlCl3 भी किसकी तरह काम करता है, लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। पहली बात तो आप ये समझें। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं जिनके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो एक ना एक ऑर्बिटल खाली मिलेगा ही मिलेगा आपको, और ये लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं। अब इसी सीरीज में देखो हम बात करते हैं AlF3 की। तो ये हम पहले ही सीख चुके हैं,
इसी बार अभी इसी लेक्चर में सीखा था हमने कि AlF3 इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना? क्यों? क्योंकि आयनिक है, Al3 प्लस एंड F माइनस, 2s2 2p6, 2s2 2p6, but due to presence of vacant orbitals in Al3 plus, it can act as Lewis acid। ये किसकी तरह काम कर सकता है? एक लुइस एसिड की तरह काम कर सकता है। ये चीज आपके समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है? आप देखो, ये एल्यूमिनियम ही है, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 3s2 और 3p1, और देखो 3d ऑर्बिटल खाली पड़ा था। मतलब इवन सिर्फ एल्यूमिनियम भी काम कर सकता है क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल है। अब आप देखो, जब Al3+ बनेगा तो ये केटायन वाला केस बन गया, मेटल केटायन बन गया, तो 3s भी खाली, 3p भी खाली और 3d भी खाली। समझ पा रहे हैं? अब ये देखो, आप बहुत सारे मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पे ले सकते, ना सिर्फ एक, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पे ले सकता है। जनरली 6 मतलब एटम से आदि बॉन्ड बना सकते हो। मैं आपको कैसे सिखाऊंगा, धीरे धीरे सीखेंगे, हर एक चीज धीरे धीरे सीखेंगे, आप चिंता ना करें। अभी तो हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि कौन लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। तो देखो, एल्यूमिनियम जो है वो लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। यहाँ पर AlF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके पास खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो वो किसकी तरह काम कर सकता है? लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। समझ पा रहे हैं? तो किसी भी चीज को अगर लुईस एसिड की तरह काम करना है तो उसकी एक सिंपल सी कंडीशन है, एक सिंपल सी कंडीशन, क्या? उसके पास क्या होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, बहुत ही बढ़िया। और आगे चलते हैं, देखिए और कौन से कंपाउंड्स हैं। ये देखिए, थर्ड कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पीसीज विद वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी काम की है। वो स्पीसीज जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप ध्यान से देखना, समझना एक बार। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सभी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। सेकंड पीरियड। आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4 एंड 2s2 2p5। मैं आपको ये चीज फंडामेंटल्स में पहले सिखा चुका हूं, कोवेलेंसी, कि यहां पर क्या होता है, थिंक कुछ वॉइस का इशू आ रहा है, ठीक है? तो यहां पर क्या होता है कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा नहीं सकते। क्यों? देखो, इनके पास एक तो 2s ऑर्बिटल और एक 2p ऑर्बिटल है। इनके पास कोई वेकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं होते, नो वेकेंट d ऑर्बिटल्स, क्योंकि सेकंड शेल में सिर्फ s और p ऑर्बिटल ही होते हैं, d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, है ना? अब अगर आप आ जाओ थर्ड पीरियड पे, कौन कौन आ गया? बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, या फिर इनके नीचे सारे वाले। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स अब आप देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसका भी 3s2 3p1 है, इसका भी 3s2 3p2 है, इसका 3s2 3p3 है, इसका 3s2 3p4 है, और इसका 3s2 3p5 है। लेकिन क्योंकि आप थर्ड शेल में आ गए हो, मैंने आपसे क्या बोला, अगर आप थर्ड शेल में आ गए हो तो आप 3s 3p और 3d तीनों को एक्सेस कर सकते हो। तो यहां पर क्या है, इन थर्ड शेल vacant 3d orbitals are present। ठीक? So the important thing is species in which central atom belong to third period or below
जिनमें सेंट्रल एटम जो है वो थर्ड पीरियड से नीचे बिलोंग करता है, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, हैव वेकेंट d orbitals and can act as Lewis acids। किसकी तरह काम करते हैं? ये लुइस एसिड्स की तरह काम कर सकते हैं। तो अब देखें एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आप देखो, आपके पास है PCl5। अब यहाँ ऑक्टेट वॉक्टेट से कोई लेने देना नहीं है। देखो यहाँ फॉस्फोरस के वैलेंशियल में 10 इलेक्ट्रॉन है, होने दो, लेकिन इसके पास क्या है? वेकेंट d ऑर्बिटल्स है। ये आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके पास है SO3, ठीक है। SO3 में आप गिनो 3 डबल बॉन्ड है ना, 3 डबल बॉन्ड यानी 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। सल्फर के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है। आप ले लो SF6, फिर से वो 12 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सल्फर के पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं। ये सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काम कर सकते हैं, करेंगे नहीं, करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग चीज है, ठीक है। मैं भी बताऊंगा आपको। स्टेरिक हिंड्रेंस एक चीज होती है, जैसे SF6 से काम कर सकता है पर करेगा नहीं, क्योंकि वो पहले से ही 6 बॉन्ड बना चुका है, बट हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड, जैसे आपके पास सिलिकॉन है, SiCl4 है, तो सिलिकॉन थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन क्योंकि इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स है, वेकेंट d ऑर्बिटल्स, ये किसकी तरह काम कर सकता है? लुइस एसिड की तरह काम करता है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप समझना, अगर किसी स्पीसी के पास खाली d ऑर्बिटल है, तो एक ही कंडीशन है, खाली ऑर्बिटल आपके पास है, तो आपका जो कंपाउंड है, जो स्पीसी है, वो लुइस एसिड की तरह काम कर सकती है, ठीक है। चलिए अब देखो एक और नई और इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पे देखने को और सीखने को मिलेगी। स्पीसीज इन विच सेंट्रल एटम हैज वेकेंट d ऑर्बिटल्स एज वेल एज लोन पेयर कैन एक्ट एज बोथ लुइस एसिड एंड लुइस बेस। अब कुछ ऐसे कंपाउंड भी आपको मिल सकते हैं जिनमें सेंट्रल एटम के पास खाली d ऑर्बिटल भी होंगे और साथ ही साथ लोन पेयर भी होगा, तो उस केस में जरूरत पड़ने पर वो लुइस एसिड की तरह और जरूरत पड़ने पर वो लुइस बेस की तरह काम कर लेगा। जैसे पहले ही एग्जांपल आप देखो PCl3, तो PCl3 में फॉस्फोरस के वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 यहां शेयर किए, 2 इसके पास बच गए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो 6 और 2 8। अब ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये किसकी तरह काम करेगा? लुइस बेस की तरह। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कौन सा एलिमेंट है? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड का है, तो इसके पास क्या है? वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स है ना, तो ये किसकी तरह काम कर सकता है? लुइस एसिड की तरह, ठीक। ऐसे देखो और एग्जांपल है SO2, SO2 में सल्फर शेयर करेगा, इसके पास 6 होते हैं, 4 शेयर किए, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया, वैलेंशियल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, तो 8 हो गए टोटल, 8 और 2 10। अब देखो लोन पेयर है तो लुइस बेस की तरह, थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, इसके पास वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स हैं, ये लुइस एसिड की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप देखो H2O, तो H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये डोनेट करके लुइस बेस की तरह काम कर सकता है, लेकिन ये लुइस एसिड नहीं है। क्यों? एज ऑक्सीजन डज नॉट हैव व्हाट? वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स। 3d 4d कोई से भी हो सकते हैं भाई, ऑक्सीजन बेचारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, इसलिए वो सिर्फ लुइस बेस की तरह काम कर पाएगा, लुइस एसिड की तरह काम नहीं कर सकता है। समझ पा रहे हो? तो अगर आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर भी है और वो थर्ड पीरियड से नीचे बिलोंग करता है, तो उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स तो होंगे, और इस वजह से वो किसकी तरह काम कर सकता है? लुइस एसिड की तरह भी काम कर सकता है। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गई अपनी 3 स्पीसीज। एक चौथी स्पीसी जो आपके ऑर्गेनिक में बहुत काम में आती है, ठीक है। यहां स्पेसिफिक केसेस होते हैं, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है CO2, ठीक है। तो CO2 की अगर आप बात करो तो देखो CO2 में कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब अगर इसके पास कोई एक ऐसी स्पीसी आ जाए जो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर देना चाहती है, ठीक है, तो अभी आप देखो यहां पर क्या होता है, कार्बन जो है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? वो होता है 2s2 2p1, सॉरी 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अभी तो मैं इसको नॉर्मल तरीके से सिखा रहा हूं, अभी आप आगे चल के
हाइब्रिडेशन पढ़ोगे तो उससे और अच्छे सीख पाओगे चीज़ों को। तो देखो कार्बन ने क्या किया, अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं ऑक्सीजन के साथ। अब क्या हो कि कोई मान लो एक बेस आ गया, ठीक है, तो देखो कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, लाइक दिस। तो ये बेस क्या करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करना चाहेगा। अब देखो एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, ये भी आप सीखोगे, ठीक है। तो अभी तो क्या है, आपको नहीं पता तो ध्यान रख लो। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। जैसे इस पर अटैक करेगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो पहले से इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा था, ये लोन पेयर लेकर आया तो कार्बन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पूरा पूरा ऑक्सीजन को दे देगा। तो उससे क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस। ऐसे आसपास में 2 डबल बॉन्ड होंगे तो उस केस में क्या होगा, देखो अब कार्बन का ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के पास चला गया, तो अब कार्बन के पास एक खाली 2p ऑर्बिटल है। And it can act as लुईस एसिड। तो ये जो इसका बिहेवियर है ये आपको ऑर्गेनिक के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। खैर ये ऐसे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास हाइपोवेलेंट कंपाउंड, जिनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन या 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर आपके पास थे वो कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम के पास क्या होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। कॉपी करें। चलिए, तो लुईस एसिड लुईस बेसिस क्या होते हैं, इसको सीखने के बाद मैं आपको सिखाता हूं कुछ इंटरैक्शंस, ठीक है। लुईस एसिड लुईस बेस वाले कुछ इंटरैक्शंस, तो आप हेडिंग डाल दें ऐसे ही, सम लुईस एसिड बेस इंटरैक्शंस। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान से देखना। ये कोई क्वेश्चंस नहीं है, आपके समझने के लिए चीजें हैं, ठीक है, कि जब कोई स्पीसी लुईस एसिड की तरह काम करेगी तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले BeCl2, ठीक है, BeCl2। तो BeCl2 जब लुईस एसिड की तरह काम करेगा तो आप देखें, बेरिलियम की मैं बात करता हूं आपसे, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2s2 और 2p खाली पड़ा होता है उसका, ठीक है। अब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में 2s में से एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। देखो कॉन्फिगरेशन तो आपको पता ही है। तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2p में एक इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो क्लोरीन के साथ इसने एक एक इलेक्ट्रॉन तो पहले ही शेयर कर लिया है, तो इस तरह से BeCl2 बन गया। अभी आप देखो 2s और 2p, बेरिलियम के पास 2d ऑर्बिटल तो होगा ही नहीं, तो खाली d ऑर्बिटल तो है नहीं, लेकिन अभी बेरिलियम के पास 2 p ऑर्बिटल खाली हैं। तो ये क्या करेगा, 2 Cl- के साथ रिएक्ट कर सकता है। Cl- क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस चार्ज के से एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो ये क्या करेगा, यहां पर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन होगा। तो बहुत ध्यान से देखें, कलर कोड को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। दो क्लोरीन तो इसके पास क्या होंगे, नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, और जो बाकी के 2 क्लोरीन होंगे वो इसके साथ क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। अब देखो 2 Cl- एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो जो स्पीसी बनेगी ये जो होगी आपकी स्पीसी, ये होगी BeCl4 2-। तो इस तरह से 2 और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और मैक्सिमम 4 क्लोरीन के साथ अटैच हो सकता है। कितने, मैक्सिमम 4। देखो इसी को हम ना कभी कभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, जितनों के साथ ही अटैच हो सकता है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, हम बात करते हैं BCl3 की। BCl3, BF3 उन सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो BCl3 में आप देखो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2s2 2p1। एक्साइटेड स्टेट में 2s में एक इलेक्ट्रॉन होगा और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, लाइक दिस। अब देखो 3 क्लोरीन एटम, वापस से लेते हैं, 3 क्लोरीन एटम जो हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। अब देखो इसके पास एक खाली ऑर्बिटल है, तो उस एक खाली ऑर्बिटल में ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। तो जब ये क्लोरीन से रिएक्ट करेगा Cl- से, तो ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और फिर से आपके पास क्या होगा, बोरोन 3 तो क्लोरीन के साथ नॉर्मली जुड़ेगा और एक क्लोरीन के साथ ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो ये भी मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। अगर आपका सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है तो वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4 लुईस एसिड इंटरेक्शन से, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए।
अब मैं आपसे बात करता हूं AlCl3 की। AlCl3, तो एल्यूमिनियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होता है 3s2 3p1। एक्साइटेड स्टेट में 3s में एक इलेक्ट्रॉन होगा और 3p में 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। अब देखो जो क्लोरीन है वो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 3 तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। अब देखो इसके पास 3p में एक ऑर्बिटल खाली है और क्योंकि आप थर्ड पीरियड में आ चुके हो इसके पास पूरा 3d खाली पड़ा है। अब देखो पूरा 3d खाली पड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1 2 3 4 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। नहीं, क्या होता है अगर 5 कोऑर्डिनेट बना, बहुत सारे क्लोरीन एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। बताता हूं कैसे। मान लो आपने 3 तो बॉन्ड पहले से बने होते क्लोरीन के साथ और आपने बाकी सारे भर दिए, 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन और जोड़ दिए। देख पा रहे हो जगह नहीं बच रही है, घुसा दो कहीं बीच में, तो क्या होगा इनके बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा। इसे हम बोलते हैं स्टेरिक रिपल्शन। ऐसे नहीं कि जितने खाली सारे बना दिए, नहीं। सो Al can form maximum 6 bonds। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना पाएगा? 6 बॉन्ड बना पाएगा। अब ये 3 क्लोरीन के साथ और अटैच होगा और इस तरह से ये AlCl6 3- बना सकता है, जिसमें अगर आप देखेंगे एल्यूमिनियम सेंटर में होगा, 3 क्लोरीन के साथ ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा और बाकी के 3 क्लोरीन के साथ ये क्या होगा, इस तरह से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये आप समझें, ये आपके लिए चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना आना चाहिए। क्लियर है? कॉपी कर लो फटाफट से। हो गया? चलिए ऐसे ही देखें, और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। SiCl4। अब देखो SiCl4 में सिलिकॉन वही थर्ड पीरियड का है, तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, और 3p में भी 2 होते हैं। एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर दो और अब इसके पास 3d खाली पड़ा है। ठीक है, तो आप देखो 4 क्लोरीन तो पहले इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुके होंगे। अब जैसे वहां देखा आपने स्टेरिक हिंड्रेंस का फंडा है, तो आपके 2 क्लोरीन और ही एक्सेप्ट कर सकता है। SiCl4 2 और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? SiCl6 2- बना लेगा। ठीक है, तो फिर से जो आपने अभी ज्योमेट्री बनाई थी वैसी ज्योमेट्री होगी। इसमें क्या होगा, फिर ज्योमेट्री की बात तो अभी करते ही नहीं, अपन बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। तो सिलिकॉन के साथ 4 क्लोरीन जो हैं वो तो नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे और जो 2 क्लोरीन है वो इसके साथ इस तरह से क्या बना रहे होंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, आपको याद होगा मैंने एग्जांपल दिया था SF4 का। SF4 का भी सेम फंडा है, 2F-। अब इसके बाद लोन पेयर भी है, लेकिन आप सल्फर की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 3s2 और 3p4। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में 3p में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाएगा। इस तरह से उसकी कोवेलेंसी 4 हो गई। देखो 4 फ्लोरीन के साथ तो ये पहले ही 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना चुका होगा, लाइक दिस। ठीक है, अब आप देखो एक इसके पास पहले से लोन पेयर है, तो ये क्या कर सकता है? मैक्सिमम एक फ्लोरीन को और ले सकता है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से क्या बना सकता है? SF5- इसमें सल्फर के पास एक लोन। समझ पा रहे हैं? तो ये आपके पास लुईस एसिड बेस इंटरेक्शंस होते हैं जिनके बारे में आपको आइडिया, अगेन देखो फिर बोलूंगा इनको रटने की जरूरत नहीं है, अभी आप चीजों को और आगे सीखते जाओगे, अपने आप आपको चीज आती है। हर एक चीज की डिटेल में मैं आपको लेकर जाऊंगा, जैसे यहाँ लेकर गया, हर एक चीज मैं आपको बहुत बारीकी से बताऊंगा। इनमें से क्या याद करना है वो मैं आपको सब बता दूंगा। अभी आपको सिर्फ ये समझना है, यहाँ आज के लेक्चर में सीखा कि कौन से ऐसे कंपाउंड है जो लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते।